Good morning students. So today I am going to discuss about levy and collection of GST. कल हमने डिटेल में GST डिस्कस किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बेसिक कंसेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इम्पोज किया जाता है। लेवी मतलब क्या होता है, कैसे GST इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट है कोलेक्शन। कोलेक्शन मतलब कैसे कोलेक्ट किया जाता है GST। ठीक है, आज हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सेक्शन 9 ऑफ द CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट। सेक्शन 9 ऑफ द CGST 2017 इज द चार्जिंग सेक्शन दैट प्रोवाइड्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स इन GST। अगर हमने GST इम्पोज करना है तो फिर CGST के केस में सेक्शन 9 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोर काइंड्स ऑफ एक्ट्स जो हैं वो बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लेवी ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे कौन सा टैक्स आ गया, CGST। CGST टैक्स कौन सा होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड यहाँ पे कोलेक्ट भी किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये टैक्स को कोलेक्ट करती है। सेकेंड वन इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या है, ये कौन सा टैक्स हुआ, IGST, जो मैंने कल बताया था आपको। ये है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इम्पोज कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ये कोलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके जो है ये टैक्स कोलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर लेवी ऑफ यूनियन टेरिटरी। जैसे हमारे देखें यहाँ पे यूनियन टेरिटरी कौन सी है, चंडीगढ़ है, ये दमन एंड दीव है, और भी कई हैं यूनियन टेरिटरी, उन पे अलग टैक्स जो है GST लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर लेवी ऑफ सेस। ये हम सेस के बारे में डिटेल में आगे जाके बात करेंगे। ये नेक्स्ट काइंड है इसकी, GST फॉर लेवी ऑफ सेस। नेक्स्ट है, ये थे हमारे चार तरह के टैक्सेस, चार तरह के GST एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए गए हैं। अब हमें ये नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स। अब इसकी हम मीनिंग देखेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें सेंट्रल टैक्स की, सेक्शन 21 में सेंट्रल टैक्स बताया गया। सेंट्रल टैक्स कौन सा है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड अंडर सेक्शन 21। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन सा होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इम्पोज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। देखिए जो सारे टैक्स है, वो सारे टैक्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है, बट कोलेक्ट अलग अलग गवर्नमेंट करती है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल टैक्स आ गया तो इट मीन्स ये कोलेक्ट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी नेक्स्ट कौन सा है, स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स कौन सा होता है, जो स्टेट में गुड्स वगैरह, स्टेट जैसे पंजाब स्टेट होगी, यहाँ पे जो गुड्स पे टैक्स लगता है, सर्विसेज पे टैक्स लगता है, ये कोलेक्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कोलेक्ट करेगी। ऐसी जैसे ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, ये कौन कोलेक्ट करता है, मैंने कल भी बताया था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट कोलेक्ट द टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी टैक्स। यूनियन टेरिटरी जैसे मैंने बताया कि चंडीगढ़ हो गए या दमन एंड दीव हो गया। ठीक है, ये सारी जो यूनियन टेरिटरीज यूटीज़ है हमारी, इन पे अलग टैक्स का रूल एप्लीकेबल होता है। तो फिर ये कौन कोलेक्ट करेगा, ये यूटी की करेगी। ठीक है, ये इम्पोज कौन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है ये टैक्स को। सो ये थी डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड एंड यूनियन टेरिटरी टैक्स। नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट, CGST इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मैंने कल बताया था आपको इंट्रा सेल क्या होती है, इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट मतलब, इंट्रा मतलब क्या था, विद इन, मतलब विद इन द स्टेट जो हमारी जो है गुड्स वगैरह सप्लाई हुई है। विद इन द स्टेट मतलब जैसे पंजाब के अंदर ही एक सिटी से दूसरे सिटी में गुड्स जो है वो सप्लाई की गई है। ठीक है, वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा,
उन्होंने कहा CGST, यहाँ पे CGST अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है SGST। अगर हम SGST की बात करें, SGST भी हमारी जो इंट्रा स्टेट सेल है वहाँ पे अप्लाई होता है। इंट्रा स्टेट की जो सेल होती है उसमें दो तरह के टैक्स अप्लाई होता है, एक CGST सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक होता है SGST स्टेट गवर्नमेंट गुड्स सर्विसेज टैक्स। इंट्रा स्टेट सेल कौन सी हुई, जो विद इन द स्टेट एक सिटी से दूसरी सिटी में सेल हो रही है उसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये तो अभी हमने किया CGST ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। आगे है लेवी ऑन स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उन्होंने बोला कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो स्पेसिफिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उन पे कैसे टैक्स इम्पोज होगा। यहाँ पे बात की है सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 के अंडर ऑफ GST एक्ट एक्सक्लूडिंग IGST एक्ट, ठीक है, एंड सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट provides for levy on supply of petroleum crude motor speed shall be land such date as may be notified by state government by the government on recommendation of council। अब उन्होंने बोला है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन पे कैसे इम्पोज होगा टैक्स, ये अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 के अंडर गवर्नमेंट की जो काउंसिल की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने जो जो प्रोविजंस बोली है उनके अकॉर्डिंगली जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स इम्पोज होगा। नेक्स्ट है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का सेक्शन क्या है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। अब ये क्या कहता है, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय नोटिफिकेशन द टैक्स ऑन विच इट इज पेबल बाय रिसिपिएंट ऑफ गुड्स नॉट बाय सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या बोला, रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि इस केस में जो टैक्स है, जो सप्लायर है, सप्लायर कौन होता है, जो गुड्स सप्लाई करता है, सप्लायर यहाँ पे टैक्स नहीं पे करेगा। जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट मतलब क्या है, जिसके पास गुड्स गई है, जिसने गुड्स ली है, वो इस केस में टैक्स पे करेगा। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है, जो सेलर है, सेलर या सप्लायर है, वो टैक्स नहीं पे करेगा। जिसके पास गुड्स आई हैं, जिसको सप्लाई हुई है, या बायर हम इस केस में कहें, उस पर टैक्स लगेगा। वो उसने जितनी भी गुड्स रिसीव की है वो टैक्स पे करेगा। रिवर्स चार्ज का मतलब बेसिकली यही होता है। नेक्स्ट है सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या है, जिसने GST के प्रोविजन GST के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ। अब इसका सेक्शन क्या है, 9 सब सेक्शन 4 ऑफ GST एक्ट प्रोवाइड्स व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन रिवर्स टैक्स विल बी पेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन एज अ रिसिपिएंट। इसमें अब क्या बोला गया है, अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये बोला गया है कि जैसे सपोज करो आप हो बायर, ठीक है, मैं हूँ सेलर। अब मैं GST के अंडर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, मैंने आपको गुड्स सोल्ड की है, मैंने आपको गुड्स सोल्ड की हो, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो। रजिस्टर्ड मतलब GST के अंडर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। अब इस केस में टैक्स कौन पे करेगा, आप करोगे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो इस केस में भी क्या हुआ, जो सेलर है, सेलर जब हम कहें सप्लायर है, सप्लायर क्या है, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है। इस केस में सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस केस में क्या है, जो टैक्स है वो बायर के द्वारा, बायर या जिसने गुड्स ली है, रिसिपिएंट है, वो रजिस्टर्ड है, इसलिए वो जो है टैक्स यहाँ इस केस में पे करेगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले, यहाँ पे टैक्स जो है रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कंपनसेशन सेस। ये क्या कहता है, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 हैज़ बीन इनैक्टेड टू मेक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू कंपनसेट लॉस टू द स्टेट फॉर अ लॉस ऑफ 5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। अब ये क्या कह रहा है, वो कहते हैं जब GST एक्ट 2017 इनैक्ट किया गया था, जब ये आया था, तो उसके इसमें ये प्रोविज़न बनाई गई थी कि GST के इम्प्लीमेंट होने से जिनको जो स्टेट्स को लॉस हुआ है 5 सालों में, ठीक है, 5 सालों में कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो उस केस में क्या उस केस में हमें अलग प्रोविज़न बनानी पड़ेगी, सो डैट जो है उनका लॉस कंपनसेट हो सके, ताकि वो जो लॉस है उसे वो रिकवर कर सके। तो उस केस में कंपनसेशन सेस की बात की गई है।
नेक्स्ट है जो गुड्स पे सेस इम्पोज किया जाता है उसे हम साइन गुड्स भी कहते हैं, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, पान मसाला हो गया, एरेटेड वाटर हो गया, सिगरेट्स होगी, व्हीकल्स हो गए, ये सारी कौन सी गुड्स है, सिन गुड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेस लगता है, सो इसलिए इसे बोला गया सिन गुड्स लाइक टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला, एरेटेड वाटर, सिगरेट्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम कॉम्पोजिशन लेवी का मतलब क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ लेवी प्रिस्क्राइब्ड अंडर जीएसटी इज कॉम्पोजिशन लेवी। ये क्या है, जो टैक्स इम्पोज किया गया है उसके अनदर फॉर्म है पेमेंट की, मतलब एक अलग एक और तरीका जो है पेमेंट का, जो टैक्स इम्पोज किया गया है एक और अनदर तरीका है पेमेंट का, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिशन लेवी। ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस प्रोसेसेस सच एज इंटीमेशन, एप्लीकेशन, फाइलिंग, रिटर्न्स आर टू बी कैरिड ऑनलाइन ऑन कॉमन पोर्टल। अब देखो जब हम जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन जो पोर्टल है जीएसटी का पोर्टल, वहाँ पे हम खोल के अपनी रिटर्न जो है एनुअली या क्वार्टरली करते हैं फाइल। ठीक है, तो इस केस में क्या है, कॉम्पोजिशन लेवी लगेगा। ये जो स्कीम है ये सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर सर्विसेज। गुड्स मतलब जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं उनके लिए ये स्कीम है। फॉर सर्विसेज के लिए क्या है, सर्विसेज जैसे लॉयर की होगी, अकाउंटेंट की होगी, उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, ओनली गुड्स के केस में लगेगा। गुड्स मतलब कोई भी चीज़ जो हम देख सकते हैं, सर्विसेज क्या है, वो चीज़ें जो हम नहीं देख सकते। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम की, अब हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, द कॉम्पोजिशन स्कीम इज कंटेन्ड इन सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट और SGST एक्ट फॉर यूनियन टेरिटरी। प्रोविजंस कंटेन्ड इन CGST एक्ट आर एप्लीकेबल। उन्होंने क्या बोला, जो कॉम्पोजिशन स्कीम है सेक्शन 10 के अंडर, उसमें क्या है, जो यूटीज़ है, यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज हैं जो इंडिया की, उसमें CGST एक्ट एप्लीकेबल होगा। यूनियन टेरिटरीज पे जो CGST है एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन से पर्सन पे एप्लीकेबल होगा, अभी हम ये देखेंगे। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कौन से पर्सन है, when he is not engaged in supply of services other than supply referred in clause B of paragraph 6 of schedule 2। मतलब कि वो पर्सन जो है वो कोई भी तरह की सर्विसेज की सप्लाई में नहीं होना चाहिए। सर्विसेज मैंने बताया था, जैसे टीचर अपनी सर्विसेज देता है, टीच करता है स्टूडेंट्स को, ये लॉयर है, लॉयर अपनी एडवाइस देता है, ये सारी सर्विसेज है जो हम देख नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने कहा ये वाली सर्विसेज में वो उन्होंने कहा ये सर्विसेज जो क्लॉज बी पैराग्राफ 6 शेड्यूल 2 में मेंशन है, इसके अलावा बाकी और कोई सर्विसेज में वो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी तरह की सर्विस उसने प्रोवाइड नहीं की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। उन्होंने कहा कोई भी ऐसी गुड्स उसे सप्लाई नहीं करनी जिस पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, वो वाली गुड्स हम इसमें नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सेल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट सेल कौन सी होती है, मैंने कल भी बताया था, एक स्टेट से जब हम दूसरी स्टेट में सेल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटर स्टेट सेल। जैसे सपोज करो पंजाब से मैंने सेल की है मुंबई या महाराष्ट्र में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सेल। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स सप्लाई हो रही है, तो उन्होंने कहा ये पर्सन जो है वो इंटर स्टेट सेल भी नहीं करना चाहिए, तब ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आएगा। नेक्स्ट लिखा है, व्हेन ही इज नॉट मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कोई भी गुड्स ऐसी है जो गवर्नमेंट ने बताया है कि आप नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, अगर आप वो मैन्युफैक्चर करोगे तो फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आओगे। अगर आप वो मैन्युफैक्चर नहीं करते देन आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आओगे। मतलब कि जो गवर्नमेंट ने बोली है गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने से मना किया है, आप वो गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर आओगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, होवेवर
where more than one registered person are having the same income tax PAN number, the registered person shall not be eligible to opt for the same unless all such registered person opt to pay tax under the provision. अब उन्होंने क्या कहा है जैसे रजिस्टर्ड पर्सन कौन होते हैं, जो जीएसटी की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जीएसटी के अंदर उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन वो हो गए। तो अगर वो उनका जैसे दो रजिस्टर्ड पर्सन का अगर सेम पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिससे क्या होता है हम देख सकते हैं कि बंदे की क्या है, उसकी आइडेंटिटी कर सकते हैं वेरीफाई, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड जो होता है, अगर दो रजिस्टर्ड पर्सन का सेम पैन नंबर हो, सेम पैन कार्ड हो, तो उस केस में क्या है, ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि दो ही बंदे सेम पैन कार्ड यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है द कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, जो आइसक्रीम बनाता है या कोई भी एडिबल आइस होगी, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, टैरिफ आइटम नंबर 21050000 या पान मसाला, ठीक है। अगर आइसक्रीम होगी या एडिबल आइस होगी, जो चाहे वो कोकोआ कंटेन करती हो चाहे वो नहीं करती हो, या कोई भी पान मसाला हो गया, ठीक है, अगर ये चीज़ें वो बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो उस केस में भी क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। उन्होंने बताया किस लिमिट तक जो है कॉम्पोजिशन स्कीम जो है एप्लीकेबल होगी। कॉम्पोजिशन स्कीम कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, अगर आपकी जो गुड्स है पिछले साल में 75 लाख से ज़्यादा की नहीं है, ठीक है। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो गुड्स की है, टर्नओवर क्या होती है, सेल, पूरे साल की अगर आपकी जो सेल है वो 75 लाख से अगर कम है, डज नॉट एक्सीड मतलब अगर उससे कम है, तो फिर जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो एप्लीकेबल होगी। ये यहाँ पे ये बताया गया है, अगर आपकी सेल लेस देन और इक्वल्स टू 75 लाख रुपीज़ है पिछले साल की, तो उस केस में क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम जो है एप्लीकेबल हो सकती है। नेक्स्ट है when the turnover of sale of a person exceeds the threshold limit of 75 lakh, he shall not be eligible for the benefit of the composition। मैंने अभी बताया है कि अगर 75 लाख से जिस दिन उसकी बढ़ गई सेल, टर्नओवर उसकी बढ़ गई, तो उस केस में क्या है, जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अब जैसे ये रेट ऑफ टैक्स है, ये एक बार पढ़ लेना। मैन्युफैक्चरर हो गया, कोई भी मैन्युफैक्चरर, उस केस में क्या है, दो तरह के हो गए, 2% कलेक्ट करेंगे, एक 1% CGST लगेगा और 1% SGST, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ठीक है। आगे है सप्लायर मेकिंग सप्लाई, कोई सप्लायर है वो गुड सप्लाई कर रहा है, उस केस में क्या है 5% लगेगा GST, रेट ऑफ टैक्स 5% लगेगा। नेक्स्ट है हाउ टू कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 75 लाख और 50 लाख। उन्होंने कहा कैसे हमने एग्रीगेट मतलब एनुअल पूरे साल की टर्नओवर है वो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। ये जो है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट गुड्स एंड बोथ। उन्होंने क्या बोला है कि जब हमने ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो उस केस में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है कि जो गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं उसका क्या टैक्स रेट है, ठीक है, वो वाली गुड्स लेनी है। एग्जम्प्टेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब क्या है, एग्जम्प्टेड मतलब क्या है, जिन पे टैक्स एग्जम्प्ट है, जिन पे टैक्स हमें नहीं पे करना पड़ेगा वो वाली गुड्स। थर्ड वन इज एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट का मतलब बताया था एक्सपोर्ट, एक्स मतलब आउट, मतलब जो हमने इंडिया से कोई और कंट्री में एक्सपोर्ट करनी है गुड्स या सर्विसेज, उसकी क्या वैल्यू है। हम ये सारी चीज़ें जो है जब हमने कैलकुलेट करनी है, अपनी एनुअल सेल्स कैलकुलेट करनी है या एनुअल टर्नओवर की लिमिट हमने 75 लाख या 50 लाख देखनी है, तो ये सारी गुड्स को हम कंसीडर करेंगे। कौन कौन सी, एक तो टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल सप्लाईज जो हमने सप्लाई की है गुड्स उन पे कितना टैक्स है। एग्जम्प्टेड सप्लाई मतलब जिस पे टैक्स एग्जम्प्ट है नहीं लगेगा। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट मतलब जो हमने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट की है गुड्स।
नेक्स्ट है कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। इसमें क्या है कि वो पर्सन को जो है कॉम्पोजिशन लेवी कैसे कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो कैसे उस पर इम्पोज होगी, कौन कौन से पर्सन पे होगी, कौन कौन से पर्सन पे नहीं होगी। वो पर्सन पे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम जो है एप्लीकेबल होगी अगर वो कोई भी सर्विसेज नहीं सप्लाई कर रहा। जो बाकी जो मेंशन है ये एक्चुअली मैंने अभी पढ़ाया था पैराग्राफ 6 शेड्यूल 2 में। जो भी सर्विसेज है उसके अलावा कोई भी तरह की सर्विसेज वो सप्लाई नहीं कर रहा, जैसे फूड है, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, इस सर्विसेज के अलावा बाकी जो कोई भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, देन वहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट है कोई भी तरह के इंटरस्टेट सेल मैंने बताया वन स्टेट से अनदर स्टेट पर जो सेल है वो नहीं होनी चाहिए, तब ये कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी। ये कोई भी उन्होंने बोला। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कमर्स, मतलब ई कमर्स या ऑनलाइन जो है कोई भी गुड्स वगैरह सप्लाई नहीं होनी चाहिए, देन ये कॉम्पोजिशन स्कीम जो है एप्लीकेबल होगी। बाकी छोटे छोटे पॉइंट है ही शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स, मतलब उसे कोई भी टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं किया होना चाहिए रिसिपिएंट से जिसको गुड्स उसने सोल्ड की है। उसके बाद में रिवर्स चार्ज के बारे में हमने बात की थी। ये छोटे छोटे पॉइंट है, एक बार देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लेना। जैसे ही इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स जो है गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि आप नहीं मैन्युफैक्चर करोगे तो फिर भी आप कर रहे हो, देन उस केस में क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम को जब हमने ऑप्ट करना है उसके लिए प्रोसीजर क्या है। पहले आपको जो है फॉर्म नंबर GST CMP 01 ये वाला फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन जब हम पोर्टल पे जाएंगे वेबसाइट पे जाके खोलेंगे तो फिर हमें ये वाला फॉर्म मिलेगा, आपको ये फिल करके देना पड़ेगा। ये कितने दिनों के अंदर 30 डेज के अंदर हमें ये जो है फॉर्म, जब आपने फॉर्म को बताया गया फॉर्म विद इन 30 डेज आपको ये फिल करके देना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, उनको विद इन 30 डेज जो है ये फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा। अगर न्यू टैक्स पेयर की बात करें, न्यू टैक्स पेयर में GST रजिस्ट्रेशन 1 फॉर्म जो है वो फिल करके देना पड़ेगा अपनी GST में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में इस कॉम्पोजिशन स्कीम को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ये इंटीमेशन हमने कर दी, ठीक है, जब हमने फॉर्म वगैरह विद इन 30 डेज फिल करके इंटीमेट कर दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या होगा, कोई भी जब उसे अपॉइंट किया गया है तो वो कोई भी बंदे से कलेक्ट नहीं करेगा टैक्स। द पर्सन शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, मतलब जिस दिन उसे अपॉइंट किया गया है उसी दिन से उस दिन वो कलेक्ट नहीं करेगा टैक्स। बट शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई मेड आफ्टर सेट डे। इसका मतलब क्या है कि वो जब जिस दिन अपॉइंट किया गया है एज अ रजिस्टर्ड पर्सन उस दिन वो कलेक्ट नहीं करेगा टैक्स। उसके बाद जो है वो अपने बिल जो है गुड्स के, जो उसने गुड्स सप्लाई की है कस्टमर को या कोई भी अपने क्लाइंट को की है गुड सप्लाई, उसका वो बिल इशू कर सकता है, बट अपॉइंटेड डे वाले दिन से वो टैक्स को अपॉइंटेड डे वाले दिन वो कलेक्ट नहीं करेगा टैक्स। नेक्स्ट है द ऑप्शन टू पे GST हैज़ टू बी एक्सरसाइज फॉर ऑल स्टेट इफ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड इन मल्टीपल स्टेट। उन्होंने कहा है कि GST पे करने की जो है वो सब जो ऑप्शन है वो सभी को एप्लीकेबल होगी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर, चाहे वो पर्सन डिफरेंट स्टेट्स, मतलब मोर देन वन स्टेट्स में, चाहे मोर देन वन स्टेट अगर वो रजिस्टर्ड है फिर भी उसे ऑप्शन है कि वो GST पे कर सकता है। जैसे एक पर्सन है वो पंजाब में भी रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र में भी रजिस्टर्ड है, यूपी में भी रजिस्टर्ड है, ये मल्टीपल स्टेट्स होगी ना, मोर देन वन स्टेट, तो उस केस में भी उसके पास ऑप्शन होगी कि वो GST पे कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न की अगर बात करें कि टैक्स पेयर जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर ऑप्ट किया है तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्वार्टरली बेसिस मतलब 3 मंथ्स, हर बार 3 महीने बाद उसे जो है रिटर्न अपनी फाइल करनी पड़ेगी। क्वार्टरली बेसिस पे उसे रिटर्न जो है फाइल करनी पड़ेगी जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम को
ऑप्ट किया है, ठीक है। और ये फॉर्म बताया हुआ है GST 4 फॉर्म के अंडर, उसे जो है रिटर्न उसे क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी। सो आज का ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो फिर आप क्लियर कर सकते हो। सो कल मिलते हैं। थैंक यू। ओके।